तो खैर जो लोग जुड़े हैं, जितने लोग जुड़े हैं, हम लोग उतने लोग ही चर्चा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी अभी तक जो बातें हमने की है, जो बेसिक्स मैंने बताया है, उसी बेसिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। और एक व्यक्ति एक बार में बोलेगा, दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा उस वक्त बीच में इंटरफेयर ना करे, मतलब एक साथ हल्ला ना शुरू हो जाए। तो बेसिक्स पॉइंट जो मैंने बताए हैं वैदिक का, जो इसके बारे में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि मिसकॉन्सेप्शन बहुत है इन मामलों में, और मैं उस मिसकॉन्सेप्शन को ठीक करना चाहता हूं। उस मिसकॉन्सेप्शन जो लोगों के अंदर फैल गया, जैसे शनि न्यायाधीश है, ये एक गलत बात फैल गई है, जिसपे बड़ी मुश्किल हो रही है लोगों को समझाने में, मुझे भी। वो लोग मानते नहीं। तो अभी तक आप लोगों को जो बताया गया, उससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोगों को लगता है कि हम पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। निखिल चंद्रा पूछना चाहते हैं। निखिल चंद्रा, आप बोलिए पहले। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे चर और जो स्थिर द्विस्वभाव या सम विषम जो राशियां हैं, उसमें सर डिग्रियों का जो होता है वो जैसे अगर सम राशि है तो उसमें युवावस्था की डिग्री अलग होगी, और अगर विषम राशि है तो उसमें युवावस्था की डिग्री अलग होगी। हाँ 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 हाँ, ये सही बात है। युवावस्था और वृद्धावस्था की डिग्री अलग होती है, और ये पोस्ट मैंने अभी तक दी नहीं है। ये पोस्ट मैं अगली क्लास में दूंगा अच्छा आप सर, लोगों को। हाँ, ठीक है। आपका हो गया अभी। ठीक है सर, ठीक है सर। और कौन कौन चर्चा करना चाहता है, बात करना चाहता है, वो बताए। सर कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, आप बोलिए। सर मैंने एक प्रश्न किया था मैंने ग्रुप में हम्म। कि जो जलीय राशि होती है, हाँ हाँ, जलीय राशि, कर्क, वाटर, वाटरी साइन। जी जी, वाटर साइन, उन तीनों में भी आपस में कुछ डिफरेंस होता होगा, वो हाँ, क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। ध्यान से सुनिए। तीन जल राशियां, या सभी राशियां तीन तीन होती हैं। जितनी भी राशियां हैं तीन तीन होती हैं। आप जानते हैं अग्नि राशि भी तीन है, जल राशि, पृथ्वी राशि भी तीन है, वायु राशि भी तीन है, जल राशि भी तीन है। तो पहली जल राशि जो है वो कर्क राशि होती है। पहली जल राशि जो है वो कर्क राशि होती है। तो आपने ये ध्यान देना है कि कर्क राशि जो है चर जल है, यानी बहता हुआ पानी। अंडरस्टैंड? कर्क राशि जो चर राशि है वो बहता हुआ पानी है। ध्यान समझ रहे हैं आप बात को? कर्क राशि चर राशि भी है और जल राशि भी है। अगली जल राशि, अगली जल राशि कौन सी है? वृश्चिक। अगली जल राशि जो है वृश्चिक है। लेकिन अगली, गोविंद राठौड़, आपका आपका एमआईसी बंद है, आपका एमआईसी म्यूट है। तो वृश्चिक राशि जो है वो स्थिर राशि है। वृश्चिक राशि जो है स्थिर राशि है। तो वो जो है स्थिर जल हुआ, यानी तालाब में, तालाब में कोई जल है, किसी गड्ढे में कोई जल है, गंदा पानी, वो कीचड़ बन गया, तो वो वृश्चिक वाला, वृश्चिक राशि से कनेक्टेड हो जाता है। और तीसरा जो है जल राशि वो दी स्वभाव, यानी दी स्वभाव वाली है, मीन राशि। तो मीन राशि में वो बात वही होगी कि 15 डिग्री तक, 15 डिग्री तक आप उसको जल मान के चले, और 15 डिग्री के बाद उसको स्थिर मान के चले। यानी मीन राशि में पहली 15 डिग्री जल राशि का प्रभाव करेगी, बाद की 15 डिग्री जो है आपको स्थिर राशि का, चर का, और बाद की स्थिर का प्रभाव कर देगी। बात समझ रहे हो? मीन राशि में 15 डिग्री तक शुरुआत की, 0 डिग्री से 15 डिग्री तक चर जल होगा, यानी चर जल बहता। आप चर जल ये समझिए, बहता पानी निर्मला, आपने ये शब्द सुना होगा, ये क्लास 10 का गद्य भारती का एक ये भी था, कहानी थी, बहता पानी निर्मला। तो कर्क राशि जो है चर जल राशि है। तो चर जल राशि जो है पानी शुद्ध होता है,
वृश्चिक राशि का पानी जो है वो अशुद्ध होता है, और मीन राशि जो जल राशि है होने के बावजूद 15 डिग्री पहले तक वो शुद्ध है और 15 डिग्री बाद जो है अशुद्ध हो जाता है। ये जल राशि में अंतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन किसका है? अगला कोई जो प्रश्न करना चाहता हूं सर। सर मुझे पूछना है। आपका नाम? सर मैं रमेश बड़गुजर। रमेश बड़गुजर। हाँ बोलिए। हाँ, मुझे पूछना है सर, ये जो मित्रत्व रहता है इनका, ग्रहों के अंदर जो मित्र है, आपस में मैत्री रहती है या दुश्मनी रहती है, उसके बारे में जरा थोड़ा बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ग्रहों की मैत्री पे एक्चुअली पोस्ट अभी आई नहीं है, लेकिन आपने प्रश्न अच्छा किया है। मैं फिर भी उसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हाँ ठीक है। शत्रु मित्रता 3 तरह की होती है। ज्योतिष में मित्रता, ग्रहों की मित्रता 3 तरह की होती है। एक मित्रता होती है जो नेचुरल है, यानी पहली सीढ़ी है नेचुरल मित्रता है। जैसे शनि सूर्य आपस में शत्रु हैं, ये एक नेचुरल शत्रुता है। और बृहस्पति चंद्र आपस में मित्र है, या सूर्य मंगल आपस में मित्र है, ये नेचुरल मित्रता है। उसके बाद जो है दूसरा आता है तात्कालिक मित्र। तात्कालिक मित्र वाली स्थिति बनती है आपकी कुंडली के अनुसार, यानी आपके लग्न में ग्रह कहाँ बैठे हैं, उस लग्न के अनुसार तात्कालिक शत्रु मैत्री संबंध बनते हैं। बात समझ रहे? हाँ। तात्कालिक शत्रु, एक सेकेंड, एक एडमिट कर लूं मैं। मतलब समझिए, पहली सीढ़ी है नेचुरल शत्रु मित्र, दूसरी सीढ़ी है तात्कालिक शत्रु मित्र, और तीसरी सीढ़ी है पंचधा मैत्री चक्र। यानी नेचुरल शत्रु मित्र जो है, उसके बाद तात्कालिक स्थितियों के अनुसार जो शत्रु मित्र बनते हैं, और तीसरा स्टेप है वो जो क्षण के आता है पंचधा मैत्री चक्र। वो फाइनल आंसर करता है, वो फाइनल आंसर करता है आपके जन्म कुंडली का फल बताते वक्त। पंचधा मैत्री चक्र ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इस मामले में। मतलब इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर अगर कर दूं कि सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं। तात्कालिक कुंडली में सूर्य और शनि मित्र बन गए, ऐसा हो सकता है। तात्कालिक कुंडली में सूर्य और शनि मित्र बन गए तो पंचधा मैत्री चक्र में वो शत्रु नहीं रह जाएंगे, सम बन जाएंगे, न्यूट्रल बन जाएंगे। अंडरस्टैंड? मतलब हाँ, नेचुरल जो शत्रु मित्र सारणी में वो आपस में शत्रु हैं, और तात्कालिक शत्रु मित्र सारणी में कुंडली के अनुसार आपस में मित्र बन गए तो पंचधा मैत्री चक्र में वो न्यूट्रल रोल हो जाएगा, उनका ना शत्रु ना मित्र। लेकिन कोई ग्रह, जैसे मैं सूर्य और शनि को ही उदाहरण लेके चल रहा हूं, सूर्य और शनि मतलब नेचुरल जोडियाक या नेचुरली शत्रु है, और इसमें कुंडली के अनुसार जिसको तात्कालिक शत्रु मित्र कहते हैं, वहां भी शत्रु बन गए तो पंचधा मैत्री चक्र में घोर शत्रु बन जाएंगे। तो पंचधा मैत्री चक्र में जब घोर शत्रु बन जाएंगे तो उस शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, या सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा ज्यादा खराब जाएगी। जैसे कभी लोग पूछते हैं कि शनि में मेरा ये सूर्य कैसा जाएगा, तो आपको पंचधा मैत्री चक्र के इस बिंदु का भी ख्याल आपने रखना है। अंडरस्टैंड? और जो मित्र है आपस में, जो आपस में मित्र है, यानी पहला स्टेप जो है नेचुरल मित्र है आपस में, और तात्कालिक में शत्रु बन गए तो पंचधा में वो न्यूट्रल बन जाएंगे, यानी शत्रु भी नहीं मित्र भी नहीं। लेकिन नेचुरल में वो अगर मित्र हैं, तात्कालिक में मित्र बन गए तो पंचधा मैत्री चक्र में वो और ज्यादा मित्र बन जाएंगे, यानी बहुत अच्छा फल करें। ठीक है, समझे सर, थैंक यू। अगला क्वेश्चन कौन पूछना चाहता है? आशा जी, आपका ऑडियो पहले अनम्यूट कीजिए। अच्छा, जिनसे बात हो गई है वो ऑडियो म्यूट करके मेरी बात सुन सकते हैं, अपना ऑडियो म्यूट करके मेरी बात सुन सकते हैं।
हाँ आशा जी। सर आपने जो ग्रह का बताया था कि अगर मान लीजिए एक ग्रह में सारे अगर 3-4 ग्रह हैं तो अगर उनकी जो महादशा जो चलेगी तो उसका इफेक्ट किस तरीके से पड़ेगा? जैसे एक ही लग्न में अगर सिंह लग्न में राहु, चंद्र और शनि है। मैं आपका प्रश्न समझ गया, मैं उत्तर दे रहा हूं, अब आप ध्यान से सुनिए। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि 2 ग्रह 4 ग्रह जब कुंडली में एक साथ होते हैं उसका वीडियो शायद मैंने ग्रुप में दिया भी था, वो शायद आपने देखा हो, उसको एक बार फिर देख लीजिएगा। और मेरा आंसर जो यहाँ है मैं आपको बता रहा हूं। एक बात ध्यान दीजिए, किसी घर में किसी भाव में मान लीजिए 4 ग्रह एक साथ है तो चारों ग्रहों की महादशा एक साथ थोड़ी चलती। नहीं, वही कह रहे हैं कि अलग अलग जो रहेगा तो उस पे इम्पैक्ट जैसे जिस ग्रह का पड़ेगा तो उससे आपने कहा था कि एक का आपको अपने हिसाब से देखना है कि किसकी है। अब राहु के आते ही तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली वो तो फिर एक्चुअली केपी क्लास का सब्जेक्ट आ जाता है कि नक्षत्रों के माध्यम से और सबलॉट के माध्यम से इधर उधर करें हम। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए, 4 ग्रह अगर एक साथ है तो चारों की महादशा एक साथ कभी नहीं चलती। चारों की महादशा एक साथ नहीं चलती। जिस ग्रह की महादशा चल रही होती है वो कैप्टन होता है, वो कैप्टन होता है। और जिस ग्रह की महादशा चल रही होती है, मान लीजिए उसके साथ बाकी के 3 ग्रह और हैं, तो उन 3 ग्रहों का जो नेचर है उसके अंदर थोड़ा बहुत आया हुआ होता है, उसको समेट के आगे बढ़ता है। लेकिन रूलर महादशा जो होती है उसी का फल आपको ज्यादा देखना है। हाँ, उस महादशा के दौरान ऐसा वक्त जरूर आएगा कि महादशा चल रही है उसी भाव में बैठे हुए ग्रह की, तो अंतरदशा उसी भाव में बैठे हुए ग्रह की चल रही है, प्रत्यांतर उसी भाव में बैठे हुए ग्रह का चल रहा है, और सूक्ष्म दशा भी उसी भाव में बैठे हुए, यानी 5 फोल्ड जो दशा अंतरदशा चलती है तो उसमें 4 ग्रहों की दशा एक साथ एक ही भाव वाले की आ गई, तो जिस भाव में वो लोग बैठे हुए होते हैं उस भाव को डिस्टर्ब करते हैं, उस भाव से संबंधी फल आपको उस वक्त डिस्टर्ब करते हैं ज्यादा। अब भावेश अगर आपका मजबूत नहीं हुआ तो, मतलब जैसे एक नाव है, एक नाव में 10 लोग चढ़ गए लेकिन नाव की कैपेसिटी 5 लोगों की है तो वो डगमगा जाती है। तो उस वक्त जिस भाव में ग्रह ज्यादा बैठे होते हैं वो ग्रह डिस्टर्ब हो, वो भाव ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ये एक पार्ट है इस फलादेश का। दूसरा पार्ट थोड़ा लंबा है, वो एक्चुअली केपी का पार्ट चला जाता है। नक्षत्र देखना होता है, एस्पेक्ट देखना होता है, कनेक्टिविटी देखनी होती है, क्योंकि सभी ग्रहों, यहाँ तो एक चीज तो और होगी ना, वो 4 ग्रह, अगला आंसर ये भी है कि 4 ग्रह जो उस भाव में है वो चारों क्या एक ही नक्षत्र में है? एक ही नक्षत्र में जरूरी नहीं है कि हो, क्योंकि वहां 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो हो सकता है उनका नक्षत्र अलग अलग हो। अगर एक ही नक्षत्र है तो ज्यादा वो अलग फलादेश होगा, अगर नक्षत्र अलग अलग है तो फलादेश में वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन पूछना चाहता है? गांव के बारे में पूछना चाहता। हाँ, गोविंद राठौड़, आपका ऑडियो म्यूट है। हाँ सर, मैंने बंद कर रखा है। हाँ आप बोलिए, मुझे सुनाई दे रहा है। मैं कह रहा हूँ सर, अगर सभी ग्रह 12वें घर में चले जाते हैं, जैसे 4-5 ग्रह, तो 12वां घर लाइफ टाइम के लिए हमेशा वो प्रॉब्लम खड़ी करेगा या सही करेगा? जैसे सप्तमेश, पंचमेश और अष्टमेश सभी 12वें घर में चलेगा। जिसकी भी कुंडली में ज्यादातर ग्रह 12वें भाव में होते हैं, ऐसे व्यक्ति को सबसे पहली समस्या तो ये होती है कि उसको नींद में समस्या आती है। उसको नींद में समस्या आती है, बिस्तर पे वो करवटें बदलता है और ऐसा व्यक्ति स्लीपिंग पिल्स लेता है सोने के लिए। दूसरा प्रभाव द्वादश भाव में इतने ग्रह बैठ जाने का ये होगा कि जातक का विवाहित जीवन का जो बेडरूम प्लेजर है वो डिस्टर्ब होगा, समझ रहे हो? और हेल्थ रिलेटेड इश्यू भी हो सकता है। बाकी हर समय दशा आएगी तो 12वां घर तो हमेशा एक्टिव रहेगा, तो 12वें घर से हमेशा कोई प्रॉब्लम रहेगी। हाँ, प्रॉब्लम रहेगी, अगर ज्यादा ग्रह आ जाएंगे वहां पर तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। मैंने जो अभी आंसर आशा जी को दिया कि नक्षत्र अलग अलग होंगे, ज्यादा ग्रह हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी एक ही नक्षत्र में हो, तो नक्षत्र जब अलग अलग होंगे तो उसमें फलादेश में भी अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि नक्षत्र का लॉर्ड जहां बैठा है वो भी इफेक्ट करता है। ठीक है जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। अच्छा,
निखिल चंद्रा जी बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे जिन ग्रहों की डिग्री आपने बताया डिग्री वाइज वो उच्च और नीचे होते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए मंगल 4 डिग्री का 5 डिग्री का कर्क में है, तो वो सर नीचत्व की तरफ जा रहा है या उच्चत्व की तरफ जा रहा है सर? मंगल अगर कर्क राशि में मतलब 4, हर ग्रह के बारे में। हाँ। मंगल अगर 4 डिग्री का, मंगल अगर 4 डिग्री का है कर्क राशि में, तो वो नीचगामी है, नीच की तरफ जा रहा है। अच्छा, वो नीच की तरफ जा रहा है। हाँ। मतलब इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो बढ़ते हुए क्रम में है तो वो नीचे उच्चत्व की तरफ है या नीचत्व की तरफ है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अभी बढ़ेगा ना, उसकी नीच की डिग्री का हाईएस्ट नंबर क्या है? मंगल का नीच की डिग्री का हाईएस्ट नंबर क्या है सर? 28 डिग्री। 28 डिग्री में सर नीच का होता है 28 डिग्री। हाँ, तो वो देखिए आप, जब तक वो अपनी हाईएस्ट नीच डिग्री को नहीं छुएगा तब तक वो उच्चगामी नहीं कहलाएगा। जब वो 28 से 4 डिग्री पे है तब वो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ 28 ठीक है सर। 28 डिग्री को जब वो क्रॉस करेगा तब वो फिर उच्चगामी होगा, सिंह की तरफ बढ़ रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछना चाहता है? सर मैं पूछूं? नाम बोलिए। रमेश बड़गुजर। हाँ सर अभी किसी ने एक ने पूछा था कि अगर 4-5 ग्रह 12वें घर में आएंगे तो उसका फल कैसे देंगे, लेकिन अगर उसका जो अगर हम लोग अगर लग्न कुंडली के बाद में नवमांश कुंडली में भी देखते हैं तो उसका फल अलग ही होगा क्या? नवमांश कुंडली का रोल तब आता है वहां पर, निश्चित तौर पे आप नवांश कुंडली देख सकते हैं। नवांश कुंडली का रोल तब आता है जब आप ये देखना चाहते हैं कि उन ग्रहों में, एक तो वो 4 ग्रह 5 ग्रह द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन उन ग्रहों में कौन सा ग्रह अच्छा फल दे सकता है, इसको अगर देखना चाहते हैं तो आप नवांश को चेक कीजिए। नवांश में अगर उनमें द्वादश भाव में बैठे हुए ग्रहों में से कोई ग्रह नवांश में अगर एक्सॉल्टेड हो रहा है, नवांश में अगर वो आप समझिए कि अच्छे भाव में या अपनी मित्र राशि में बैठा है, तो निश्चित तौर पे द्वादश में होने के बावजूद भी वो थोड़ा सा शुभ फलदायी हो जाएगा वहां। अच्छा, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। ठीक, समझ गए। हाँ, नेक्स्ट कौन पूछना चाहता है? दादा मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा, अंजना जी पूछ लीजिए। कुमार जी आ रहा हूँ आपके पास। अंजना जी बोलिए। जी जी सर, आपने बताया था कि राहु अगर लगन में बैठा होता है तो उसका प्रभाव इतना अच्छा नहीं माना जाता। अगर उसका लगन, अगर वो मिथुन, कन्या, तुला आदि में ज्यादा अच्छा फल देता है। इसके साथ में आपने एक और नियम बताया कि हमें ये भी देखना है कि शनि कहाँ है। अगर शनि की दशा, मतलब शनि अगर अच्छी स्थिति में है तो राहु भी अच्छा फल देगा। तो अच्छी स्थिति से तात्पर्य हमारा मतलब सिर्फ 6, 8, 12 को छोड़कर है या कुछ और भी है? एक तो शनि 6, 8, 12 में ना हो, दूसरा शनि फंक्शनल बेनिफिक होना चाहिए उस कुंडली का। शनि उस कुंडली का फंक्शनल बेनिफिक होना चाहिए। तो शनि किस कुंडली में फंक्शनल बेनिफिक होता है, हिसाब लगा लीजिए। शनि फंक्शनल बेनिफिक होता है मिथुन लगन में, मकर लगन में, कुंभ लगन में, कन्या लगन में, तुला लगन में, इन लगनों में, हाँ इन लग्नों में, तुला में भी, तो इन लग्नों में शनि बेनिफिक होता है। साथ ही शनि की प्लेसमेंट भी मायने रखती है कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ है। तो ऐसा नहीं है कि राहु एकदम शुभ फल ही दे देगा। तो क्या होता है, राहु का जो बैड इफेक्ट है उसमें कमी आ जाती है। राहु जितना मुखर होना चाहता है या राहु जितना करना चाहता है उस पर कंट्रोल लग जाता है, वो उतना मुखर नहीं हो पाता। अदरवाइज फर्स्ट हाउस में अगर राहु बैठा है तो जातक एरोगेंट होगा ही होगा। आप किसी की भी कुंडली देख लीजिए, लग्न में अगर राहु है तो जातक एरोगेंट होगा, जातक आउटस्पोकन होगा, जातक कुछ बोलने के पहले ये नहीं सोचेगा कि सामने वाला इसको किस तरह से ले रहा है, वो अपनी ही चलाएगा। उसको परवाह नहीं होती कि कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में। हालांकि ऐसे जातक जिंदगी में भोगते हैं बहुत, इस वजह से उनके मित्र छूटते हैं, उनकी जिंदगी में परेशानियां आती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो लगन में जिसका भी राहु हो उसको अपने बिहेव को कंट्रोल में रखना चाहिए। ये उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है। पहले अपनी जवान को गांठ बांध के चले वो,
कम बोले, Thank you, जितना कम बोलेगा वो उतना लाभ में रहेगा। कुमार सिद्धार्थ जी। सर मेरा प्रश्न ये था कि कोई भी भाव कब और कैसे एक्टिवेट होता है? भाव एक्टिवेट होता है 3 तरह से। ये क्वेश्चन एक्चुअली वैदिक एस्ट्रोलॉजी का नहीं है, फिर भी बता रहा हूं मैं। भाव एक्टिवेट होता है 3 तरह से। एक तो उस भावेश की दशा महादशा हो, दूसरा उस भाव में कोई ग्रह बैठा हो, तीसरा उस भाव के ग्रह के नक्षत्र में कोई ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही हो, तो वो भाव एक्टिवेट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दादा अस्त ग्रह कब कारक अकारक रहते हैं? हिमांशु शर्मा जी बोलिए। हिमांशु शर्मा जी दादा बोलिए। अस्त ग्रह कब कारक अकारक होते हैं? अस्त ग्रह कैसे कार्य करते हैं? कारक आपकी आवाज क्लियर आ नहीं रही। अस्त ग्रहों के बारे में। अस्त ग्रह, अच्छा है, मतलब कंबस्ट ग्रह जो होते हैं। हाँ, अस्त जो होते हैं हाँ, सूर्य हाँ, के। हाँ। अस्त ग्रह जो होते हैं, अस्त ग्रह का मतलब होता है वो सूर्य के प्रभाव में आकर अपना बल खो देता है। इसका सीधा सिंपल सा मतलब यही है। अब दूसरा इसका ये इफेक्ट पड़ता है कि कोई ग्रह जब अस्त होता है तो आपको उसी वक्त अपने दिमाग में ये बातें लानी चाहिए कि वो ग्रह किन किन चीजों का कारक है और वो ग्रह किन किन भावों का लॉर्ड है उस कुंडली में, जिस कुंडली में वो अस्त हुआ है। तो उन सभी भावों में और उस ग्रह के कारकत्व में कमी आ जाती है। जैसे अस्त ग्रह का आप प्रैक्टिकल जीवन में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सूर्य कौन है? सूर्य जो है एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकारी नौकर को, उच्च पद में बैठे हुए व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी उच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति के करीब जाता है जो कि उसके पद के लायक नहीं है या उससे जूनियर है, तो आप देखिएगा वो हाथ बांध के खड़ा हो जाता है। वो पावरफुल व्यक्ति के सामने एक कमजोर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उभर कर सामने नहीं आता। वो इस कोशिश में रहता है कि मेरे से जो सीनियर है, जो ताकतवर है, मेरी किसी भी हरकत से नाराज ना हो जाए। तो यही अस्त ग्रह का फल भी है, समझिए। ग्रह जो है, अस्त ग्रह जो है, अपने रियल नेचर को रिफ्लेक्ट नहीं करता। सर अगर लग्नेशी अस्त हो तो? लग्नेश अस्त होगा तो जातक के अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी, जातक के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी। सर मैं एक पूछना चाहता हूँ। रमेश जी। हाँ सर, मैं एक पूछना चाहता हूँ कि कोई लोग योगिनी दशा देखते हैं, कोई सुदर्शन चक्र, ये सब क्या है? हमको मालूम नहीं इसके बारे में। मैं नहीं देखता और न ही मैं इस पे कोई समय व्यय करता हूँ अपना। कारण ये है कि 27 नक्षत्रों का जो चक्र है ये विंशोत्तरी दशा से ही कनेक्टेड है। अच्छा। और विंशोत्तरी दशा जो है मतलब एक चूक गया एक बात, कृष्णमूर्ति पद्धति का जो 27 नक्षत्रों का जो डिवीजन बना है 249, वो भी विंशोत्तरी दशा को बेस करके बनाया गया है। अच्छा। तो जो भी व्यक्ति सिग्निफिकेटर की बात करता है, केपी को फॉलो करते हुए सिग्निफिकेटर की बात करता है, सिग्निफिकेशन की ज्योतिष अगर वो करता है और उसके साथ ही वो योगिनी दशा या सुदर्शन चक्र दशा या काल चक्र दशा या त्रिभागी दशा, इन सब की बात करने लगे तो आप समझ जाइए कि ये आदमी या तो बरगला रहा है या इसको जानकारी कम है इसके पास। क्योंकि ठीक है। नेक्स्ट कोई पूछना चाहता है? ठीक है सर। आशा जी बोलिए। सर जैसे अभी हम सब जो बैठे हुए हैं आज वेबिनार में, अब इनका सबका एस्ट्रोलॉजी से कुछ ना कुछ रिलेशन किस तरीके से कनेक्ट होगा? थर्ड हाउस एक्टिवेट होता है, कहीं ना कहीं थर्ड हाउस से कनेक्शन बन रहा है। बहुत लोग जुड़ के भी ऑफ है, ना नजर आ रहे हैं, ना शायद वो लोग सुन रहे हैं, उनका ऑडियो म्यूट है और वीडियो भी म्यूट है, तो शायद वो लोग सुन रहे हैं, तो वो दृश्य में नहीं आ रहे वो लोग। और जिनका दृश्य है नहीं, जो दिख रहे हैं उनका शुक्र एक्टिवेट है इस वक्त, लेकिन थर्ड हाउस मेन है, थर्ड हाउस की कनेक्टिविटी मेन है। रिदेश गुप्ता जी एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं, आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिए, आप बड़े खामोशी से बैठे हुए। नहीं जी सर, ये पूछना चाहता हूँ सर मैं। हाँ। जैसे मंगल सर नीच हो जाता है कर्क राशि में सर,
चंद्रमा की हाँ राशि में। हाँ हाँ और चंद्रमा सर नीच होता है वृश्चिक राशि में नीच होता है चंद्रमा। हाँ हाँ। तो सर ये कहा जाता है कि सर मंगल और चंद्रमा को सर नीचे होने का दोष नहीं लगता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मित्र हैं सर। नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, ये मिसकॉन्सेप्शन है या कंफ्यूजन वाली स्थिति क्रिएट हो गई है ज्योतिष में। और बेसिकली मैंने ये ग्रुप खोला ही इसलिए कि ताकि मिसकॉन्सेप्शन जो हटे, जो धूल पड़ गई है, गलत दिशा में चल पड़े हैं, उससे हम लोग थोड़ा सा पीछे हटे। जैसे आज ही अभी क्लास शुरू होने के पहले एक क्लास थी मेरी ऑनलाइन, वो इंडिविजुअल क्लास थी, व्यक्तिगत, वो भी फिर वही आ गए कि मंगल को दशम का कारक बता रहे थे। मंगल दशम का कारक किसी कीमत पे नहीं होता है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन फैल गया है, समझे ना। आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं। आपने जो सुना है वो कुछ होता है ना, किसी ने एक बात कही, उसने आगे कही, उसने आगे जाके फिर उसका बात का बतंगड़ बना दिया वाला स्थिति है। एक्चुअली सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। ये बात ज्योतिष में सत्य है किसी हद तक, कुछ हद तक ये मान्यता प्राप्त है। लेकिन चूंकि चंद्रमा मंगल मित्र हैं, एक दूसरे की राशि में नीच होते नहीं है, या नीच होके भी नीच नहीं होते, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। आप आजमा के देख लीजिएगा, जिसकी कुंडली में भी चंद्रमा नीच का होगा, वो जातक कहीं ना कहीं मन से थोड़ा सा मैला आपको जरूर मिलेगा। उसके मन का जो है, या उसका मन जो है खुला नहीं होगा, वो कुछ बातें छुपाएगा, या कुछ मिस्टीरियस उसका नेचर होगा। ये सारी चीजें आपको नजर आएगी इसमें। सही बात। और मंगल जिसका नीच का होगा, अच्छा सर 40 मिनट हो रहा है, ये रिमूव हो जाएगा शायद, ठीक है। मैं ये टाइम हो गया सर। हाँ, जाते जाते मैं बोल दूं कि मंगल जिसका नीच का होगा वो साहसी दिखाएगा खुद को, लेकिन रियलिटी में वो उतना साहसी होता नहीं है। ये डब्बो ठीक है। रनिंग आउट ऑफ टाइम हो रहा है, तो अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूं। वेबिनार ही करिए सर, थैंक यू, वेबिनार ही करते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर। ठीक है। नमस्कार सबको। थैंक यू सर, नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू सबको नमस्कार। जी। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। सर आप एक कुंडली का विश्लेषण करें जिसके अंदर सभी बातों का मतलब उसमें बताएं। मैं आप क्या चीज समझा नहीं मैं? सर कोई एक कुंडली का ऐसा विश्लेषण करें, कोई भी एक कुंडली हो। नहीं, इसके ऊपर इस क्लास में मैं कुंडली विश्लेषण नहीं करूंगा। नहीं, अभी का नहीं कह रहा हूँ मैं, यूट्यूब के लिए कह रहा हूँ। उसमें डालूंगा, ज्ञान देवें सर। ठीक है। शुभ रात्रि। मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा फिर। ओके, शुभ रात्रि सर। गुड नाइट। गुड नाइट।